नमस्कार अरोड़ा साहब, स्वागत है आपका और आपको, आपके परिवार को, हीलियोस कैपिटल के सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू जी, और आप सबको भी और आपके व्यूअर्स को, सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी ग्रुप के सब व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली। जी चलिए अरोड़ा साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न कई इंडिसेस में कमाए, डबल डिजिट, वेरी हाई डबल डिजिट रिटर्न्स हम लोगों ने देखे हैं और अब आदतें बिगड़ चुकी हैं। पिछले 15 दिनों में कुछ स्वाद चखा मुनाफा वसूली का और कुछ प्रॉफिट टेकिंग का। बताइए, अब जिस पायदान पर आप और हम खड़े हैं, क्या लगता है आपको भारतीय बाजारों के बारे में अगले 6 महीने, 1 साल? तो जी, पहली बात है कि एक साल में आपने हाई डबल डिजिट नहीं बल्कि 50-60% रिटर्न कमाए हैं, जो कि हिस्ट्री से बिल्कुल आउट ऑफ लाइन है। अगर आप हर साल का नॉर्मल रिटर्न देखें तो वो हाई या मिडिल डबल डिजिट होता है, मतलब करीब 15% पर एनम का नॉर्मल रिटर्न रहा है इंडियन मार्केट्स का लास्ट, अगर आप 20-25 साल देखें। तो जो 50% या 40%, डिपेंडिंग ऑन विच बेंचमार्क आप देखें, वो इतना नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तो आगे से नॉर्मली हम यही कह सकते हैं कि अगर वो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की तरफ जाए तो आपको 15-16% रिटर्न अगर बन जाए अगले साल, दैट बी वेरी वेरी गुड। इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर होगा तो हम दोनों हाथों से लेंगे। लेकिन हमारी प्लानिंग ये रहेगी कि हमें 15% के करीब रिटर्न मिल जाए, जो कि नॉर्मल लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में बना है। और अगर अभी भी आप पिछले 5 साल का रिटर्न देखें, नॉट एक साल का, तो वो भी करीब 15% के करीब ही पड़ता है। अगर आप लास्ट 3 साल का देखें तो वो अराउंड 20% पर एनम पड़ता है, और लास्ट 1 ईयर का तो वटेवर 50-60 जो भी है। सो इसलिए नॉर्मली 50-60 तो इज नॉट नॉर्मल, इसलिए एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रखने के लिए 15% के करीब की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पर अरोड़ा साहब, ये आपका मत है कि बाजार अब फुली वैल्यूड हो चुका है। जो पिछले साल की रैली थी उसने पिछले 5 साल के जो पाप हैं उनको काटा और अब यहाँ पर बाजार एक ठीक ठाक पायदान पर बैठा हुआ है। समीर जी, ये बताइए, जो नया पैसा आपके पास आ रहा है या जो आप नया पैसा निवेश करना चाहते हैं, वो किस तरफ आप डालने की चेष्टा कर रहे हैं भारतीय बाजारों में? कहां पर आपको रिलेटिव वैल्यू दिखता है अभी भी? मैं फुल्ली वैल्यूड नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फेयरली वैल्यूड। फर्क है दोनों वर्ड्स में। फेयरली वैल्यूड का मतलब है कि इस पॉइंट से बिल्कुल। आपको नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, जो कि हिस्ट्री के हिसाब से 15% है। अगर आप जीडीपी को नॉमिनल टर्म्स में देखें तो उसमें भी 13-14-15% बनेगा। अगर आप कहें 7-8% जीडीपी ग्रोथ और करीब 5% इन्फ्लेशन, तो 13% कंट्री की ग्रोथ होगी नॉमिनल टर्म्स में। और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर थोड़ा बेटर करता है और सर्विसेज थोड़ी बेटर करती हैं, तो वो 14-15% अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ दी टॉप लाइन ऑफ इंडिया हो सकता है। उसी हिसाब से मार्केट को होना चाहिए। एंड वो रिटर्न बहुत अच्छा है, बिकॉज हमें कंपेयर करना है कि वो डेट में आप कितना कमा सकते हैं, रियल एस्टेट में कितना कमा सकते हैं, गोल्ड में कितना कमा सकते हैं, एंड उन सबसे ये बेटर लगता है अभी भी। और हिस्टोरिकली लॉन्ग टर्म में तो हमेशा ही इक्विटीज ठीक रही हैं, लेकिन इवन शॉर्ट टर्म में वो ये नहीं लगती है कि अभी आप आएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा या पहले आपके 1-2 साल वेस्ट हो जाएंगे और उसके बाद रिटर्न बनेंगे। बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो एवरीबडी एग्रीज दैट यू विल मेक 5-6% मोर देन फिक्स्ड इनकम ऑफ द सेम कंट्री, तो इसलिए वो कोई डर नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में भी ऐसा नहीं लगता कि आप इतने एक्सेस में आ रहे हैं, इतनी ज्यादा हाइप में आ रहे हैं कि पहले 1-2 साल आपके वेस्ट हो जाएं और फिर आपकी मार्केट चले। तो इसलिए मुझे लगता है कि फेयरली वैल्यूड है। और अब पैसे कहाँ लगाते हैं जी, वो तो हमारी 3 लॉन्ग टर्म बिग पिक्चर थीम्स हैं, जिसमें हम कभी कभी वेटेज अपनी शिफ्ट करते रहते हैं। तो पहली थीम हमारी हमेशा रही है बड़े सालों से फाइनेंशियल्स, और उसमें प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और साथ में नॉर्मल एनबीएफसीज, ब्रोकरेजेस, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। इन सब में इंडिया की पेनिट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत कम है। इंडिया में ब्रोकरेज अकाउंट्स कम है, इंडिया में एसेट मैनेजमेंट के अकाउंट्स कम है, अगर आप पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। और ये ग्रोथ सेक्टर रहा है बड़े साल, और अभी मुझे लगता है बड़े साल रहेगा। सेकंड हमारी थीम है, हमेशा रही है, अर्बन कंज्यूमर या मिडिल क्लास कंज्यूमर में अगर वो चीजें अंडर पेनेट्रेटेड हो। हम 1.3 बिलियन लोगों की स्टोरी में बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं कि अगर 300-400 मिलियन मिडिल क्लास में कोई चीजें, नई चीजें हैं, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज जो अभी उस ग्रुप में भी अंडर पेनेट्रेटेड है, तो वो हमें
अच्छी लगती हैं। और थर्ड हमेशा हमें रहा है सॉफ्टवेयर, फिर वो हल्के हल्के बना सॉफ्टवेयर फॉर प्लस फार्मा, फिर उसको बनाया हमने सॉफ्टवेयर प्लस फार्मा प्लस स्पेशलिटी केमिकल्स, मोस्टली जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। तो इन तीन में ही हमारे करीब 85-90% पैसे लगे होते हैं। 10-15% हम आउटसाइड दीज थीम्स आते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर कुछ स्पेसिफिक किसी कंपनी में कुछ एक्शन हो रहा हो। चलिए, तो ये ब्रॉडर थीम्स हैं और यहाँ पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अरोड़ा साहब, आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बहुत ही पुराने चाहक और बहुत ही लंबे समय से आपने जो टॉप 2 बैंक्स हैं कम से कम वहाँ पर निवेश किया है। दोनों बैंक्स के, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के नतीजे बहुत ही शानदार आए। कोई आपको स्ट्रक्चरल चेंज भारतीय अर्थव्यवस्था में या बोरोइंग में आता हुआ दिखता हो रिटेल इन्वेस्टर की, जिससे ये ट्रेंड्स आगे और मजबूत होंगे? ये जी, इस पे क्या है कि इन दोनों की स्टोरीज बिल्कुल अलग है। और हमारी एक्चुअली नंबर 1 होल्डिंग आजकल आईसीआईसीआई बैंक है, नंबर 2 एचडीएफसी बैंक, नंबर 3 स्टेट बैंक। और ये मैं बैंक्स में नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे पोर्टफोलियो की टॉप 3 होल्डिंग्स है और बाई चांस तीनों बैंक्स ही हैं। सो इसमें क्या है कि स्टोरी तीनों की अलग अलग है, इन द सेंस कि एचडीएफसी बैंक की स्टोरी तो 25 साल से हम हमारे मतलब आईपीओ दिन से हमारे पास है स्टॉक, एंड जनरली नंबर 1 स्टॉक रहा है। और उसकी स्टोरी रही है कंसिस्टेंसी की, और बेसिकली उनकी सब्सिडरीज नहीं है क्योंकि सारी सब्सिडरीज एचडीएफसी की हैं। तो उसमें प्योर बैंकिंग का वो रहा है कि उन्होंने कंपाउंडिंग बड़ी अच्छी की है और ट्रबल टाइम में दे हैव अवॉइडेड द ट्रबल्स। लास्ट 2-3 साल से उनकी मार्केट में मतलब अंडर परफॉर्म किया एचडीएफसी बैंक ने बाकी बैंक्स को। क्योंकि चेंज ऑफ मैनेजमेंट हुई, फिर लोगों को लगा कि वो उनका टेक्नोलॉजी इज नॉट अप टू डेट, या लगा कि फिनटेक्स आर अटैकिंग द बैंक्स। तो उनकी स्टोरी वो थी, और अब मुझे लगता है कि वो उस फेज से निकल गए हैं। दे आर ट्राइंग टू invest more in technology, in being more digital, and generally they were always a good bank. और आईसीआईसीआई बैंक की स्टोरी थी कि वो पहले ट्रबल में था एंड दिस न्यू मैनेजमेंट ने उसको चेंज किया, तो वो बहुत ही सस्ता था। पहले हमने करीब 275 रुपए से खरीदा हुआ है। और उसमें स्टोरी है कि एक तो बैंक ने बड़ा अच्छा किया और साथ में उनकी सब्सिडरीज बड़ी ही अच्छी कर रही हैं, अगर एसेट मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, एएमसी, मतलब वो सारे इंश्योरेंस कंपनीज। तो इट वाज मोर अ स्टोरी ऑफ वेरी वैल्यूएबल सब्सिडरीज और पेरेंट आल्सो डूइंग वेल। इसलिए इसमें आप ये मत अभी सोचें कि हम ग्रोथ ऑफ, आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ कब आएगी। वो तो टाइम से आएगी, बट उससे पहले आईसीआईसीआई का था कि अब आईसीआईसीआई के नंबर्स तो एचडीएफसी बैंक के मुकाबले के हो गए हैं, लेकिन उनकी वैल्यूएशन उनसे बहुत कम है। और स्टेट बैंक की स्टोरी, आईसीआईसीआई बैंक जो चीप था तो स्टेट बैंक तो उससे भी हाफ प्राइस पे होता था 1 साल पहले इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। और उनकी भी ये स्टोरी है कि ऑल्दो इट इज अ पीएसयू, उनकी सब्सिडीज आर एब्सोल्यूट वर्ल्ड क्लास, एंड पेरेंट हैज आल्सो बीन इन कंट्रोल, इन डिसिप्लिन, प्रोविजनिंग, एनपीए, सब एज गुड एज प्राइवेट सेक्टर। तो ये तीनों की स्टोरी एक तो अपने लेवल की स्टोरी है, और एक है कि ओवरऑल इकोनॉमी में क्रेडिट ग्रोथ कितनी आती है। और वो क्रेडिट ग्रोथ ही आएगी। अगर हम बाकी बिलीव कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं या कैपेक्स होने वाला है, वो सब होगा, ये सब टाइम की बात है। अभी तो आप उनकी अंडर वैल्यूएशन ऑफ द आईसीआईसीआई एंड स्टेट बैंक एंजॉय करें, एंड ओवर टाइम ग्रोथ भी अपने आप वापस आएगी। दैट इज द होल बेट। जी, तो अरोड़ा साहब, ये जो 3 बैंक्स आपने बताए, आपके पोर्टफोलियो के कितने प्रतिशत पैसे इन तीनों में लगे हुए हैं? जी 8-7-7 काइंड ऑफ थिंग। तो मतलब 22% ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी इन दीस 3 स्टॉक्स, समथिंग लाइक दैट। तो 21 होगा, समथिंग लाइक दैट। क्या? जी जी, 1/5 तो पक्का, 1/5 बराबर की ही हाँ, एकदम बराबर है। इसलिए वो आईसीआईसीआई ऊपर चला गया क्योंकि आईसीआईसीआई की परफॉर्मेंस एचडीएफसी बैंक से बेटर रही है, वरना हमारे लिए वो दोनों एक बराबर थे करीब 1 साल पहले या व्हाटएवर बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अच्छा अरोड़ा साहब, अब सबसे कठिन प्रश्न इन्हीं तीनों बैंक्स पर है। ये तीनों स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पर हैं। 20-25 रुपए, 50 रुपए दाएं बाएं कोई मायने नहीं रखता, ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ है ही। क्या यहां से भी हम लोग कम से कम प्रतिशत के दर पर डबल डिजिट गेन्स ट्रैक कर रहे हैं क्या, साल दर साल, अगले 3 साल?
वो 100% जी। अगर आप HDFC बैंक को देखिए, वो बेचारा है 25 साल से कर रहे हैं, तो इस साल क्या प्रॉब्लम हो गई उनको? 25 साल से उनका रिटर्न 20% पर एनम होगा। तो इन सब में खाली क्वेश्चन आपको ये देखना है कि आप कोई बिल्कुल ऐसे ऑब्सीन वैल्यूएशन पे तो नहीं आ रहे, इतनी हाई वैल्यूएशन पे तो नहीं आ रहे कि ये सडनली आपकी अर्निंग ग्रोथ अगर आ भी जाए तो आपके 1-2 साल ऐसे वेस्ट हो जाए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो इसलिए अगर आप इस सेक्टर में देखें, HDFC बैंक को देखें, कोटक बैंक भी है हमारे पास, इन सबको देखें, तो अगर आप लास्ट 5 या 10 साल की अर्निंग्स ग्रोथ देखेंगे और स्टॉक प्राइस ग्रोथ देखेंगे, क्वाइट सिमिलर होती है। ये हमारे कंज्यूमर सेक्टर की तरह नहीं है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ रही है 10% या 12% पर एनम और स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट हुआ है 30% पर एनम, जिससे आपको लगता है कि आप 10 साल में आपने अर्निंग से बहुत ज्यादा कमाया है, जो कि अनरीजनेबल है। इनमें मोस्टली इन स्टॉक्स में, मतलब नॉट इन ICICI नॉट, बिकॉज में थोड़ी री रेटिंग हुई है, बट इन दीज ओल्ड स्टेडियर वन तो 10% तो हम बड़ा बुरा लगेगा अगर खाली 10% रिटर्न मिले। जी जी, नहीं नहीं अरोड़ा साहब, एक्चुअली ये प्रश्न इसलिए मुझे पूछना अति आवश्यक समझा मैंने, क्योंकि बहुत लोग हम लोगों से जब जुड़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई आप बात ही उन काउंटर्स की करते हैं या उन स्टॉक्स की करते हैं जो फुली डिस्कवर्ड हैं, वहां पर कोई प्राइस मूवमेंट ऐसा ताबड़तोड़ नहीं दिखता, तो हम ऐसे स्टॉक्स क्यों खरीदें? इसीलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया। अब आप प्राइवेट इंश्योरर स्पेस पर भी बहुत बुलिश हैं, लेकिन यकीन तौर पर मानिए अरोड़ा साहब, अगर एक जी नहीं आप कुछ कह रहे थे समीर जी? मैं ये कह रहा था कि जी ICICI बैंक तो मैं ये कह रहा था कि हाँ जी, चलिए बैंक्स की चर्चा हुई, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक सेगमेंट जहां पर काफी आप देखिए निराशा हाथ लगी है बाजार में, वो है प्राइवेट इंश्योरर स्पेस। सारे नाम में आप भी निवेशित हैं और सारे नाम में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी हैं। ऐसा क्यों कि कोविड के बाद और इतनी परेशानी के बाद भी प्राइवेट इंश्योरर्स ने पॉजिटिव रिटर्न ही नहीं दिया? एक मैं पुरानी लाइन कंप्लीट कर लूं कि ICICI बैंक का नाम तो किस आदमी ने नहीं सुना इंडिया में, और इस साल ही उसका रिटर्न आई थिंक 50-55% है। और स्टेट बैंक को कौन सा मार्केट का आदमी बोलेगा कि ये नाम ही नहीं सुना और उसका रिटर्न इस साल 80% है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने कंपनी का नाम सुना हुआ है या आप बड़े फेमिलियर हैं उस कंपनी से तो देयरफॉर आप उसका रिटर्न नहीं हो सकता। आप इन्फोसिस TCS का नाम नहीं सुना क्या किसी ने, जो हर साल आपको 15-20% से ज्यादा रिटर्न दे जाते हैं? ये लॉजिक गलत है। मेन बात है कि उस समय उस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज में वी आर ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। हमारे पास 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं और कोई खास रिटर्न नहीं बना, शायद मैक्स में शायद थोड़ा बना है, बट बेसिकली कोविड के बावजूद नहीं जी। कोविड इज वन रीजन ऑल्सो, कोविड इज ऑल्सो वन रीजन कि कम रिटर्न्स बने। एंड उसमें बिग पिक्चर स्टोरी वही है जो हम पहले बैंक्स में करते थे कि आप प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर की लड़ाई में मोस्टली प्राइवेट सेक्टर डज वेल। अब LIC की अब जो भी कहे, LIC का मार्केट शेयर पहले तो सपोज 80-90% होता था और बाकी PSUs का होता था, अब वो 50 रह गया होगा। तो हल्के हल्के हर साल 1-2% ज्यादा, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट, ज्यादा सर्विस, ज्यादा ब्रांचेस, ज्यादा एजेंट, ज्यादा आउटलेट से प्राइवेट सेक्टर विन करता रहता है। दैट इज अ बिग पिक्चर पॉजिटिव। लेकिन इनफैक्ट वन रीजन जो इंश्योरेंस को पसंद करने का यही है कि आपको बड़े कम सेक्टर्स हैं ऐसे या स्टॉक्स हैं वो ऐसी प्राइसेस पे मिल रहे हैं जो आपको लगे कि 2 साल पुरानी चीजें हैं, 2 साल पुरानी प्राइसेस हैं। तो पोर्टफोलियो में ये मिक्स एंड मैच इसलिए करना चाहिए क्योंकि कई इट्स लाइक अ रिले रेस। अब रिले रेस में एक स्टॉक भागता है, फिर दूसरा वेट करता है, फिर वो उसको हैंड ओवर करता है, फिर उसका नंबर आता है और आपको पहले नहीं पता होता है, अनलाइक इन अ रिले रेस, कि अब किसका नंबर नेक्स्ट है। लेकिन आप अपनी तरफ से टॉप डाउन एंड बॉटम अप से कुछ स्टॉक्स चूज कर रहे हैं। एंड देन जैसे अब लास्ट ईयर कैसे कोई सोच सकता था दिसंबर में कि इस साल ICICI बैंक को 60% या जो भी कुछ ऊपर होगा और HDFC बैंक खाली 15-20 होगा और कोटक बैंक शायद 10 होगा। ये आप सोच ही नहीं सकते थे एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कि किसका नंबर आएगा इस बारी। आपको ये पता है कि ये ग्रुप अच्छा कर रहा है एंड आप उसको लेके इन अ पोर्टफोलियो बैठेंगे, कभी ये चलेगा कभी वो चलेगा, नोबडी विल एग्जैक्टली नो। लेकिन जब चलेंगे वो सब पूरे 2-3 साल के जो अंडर परफॉर्मेंस है वो घूम फिर के फिर दे जाएंगे और ऐसे ही चलती है कहानी।
चलिए, तो इंतजार रहेगा कि किस तरीके से आउट परफॉर्मेंस आपको प्राइवेट इंश्योरेंस स्पेस में आती हुई दिखेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि LIC का IPO जब भी आएगा तो वापस यहां पर आप गहरे हरे रंग की चहक देखेंगे। अरोड़ा साहब, ये बताइए, नवंबर में हम लोग खड़े हुए हैं, बाजार की स्थिति थोड़ी नाजुक, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली चल रही है और नवंबर में ही हम लोग लगभग 30,000 करोड़ रुपए बाजार से उठते हुए देखेंगे IPO मार्केट्स में। ये दौर इंटरनेट कंपनीज का है और बड़े बड़े IPOs साइज में आते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा डर आपके जहन में कि कहीं सेकेंडरी मार्केट में इन IPO साइजेस का या वैल्यूएशंस का डिरेलमेंट हो जाए? देखिए, फर्क तो जरूर पड़ेगा, बिकॉज पैसे अल्टीमेटली तो वही होते हैं, इधर डालें या उधर डालें। और जो बहुत बड़े IPOs होते हैं, 20-20 हजार करोड़ के जैसे IPO आ रहा है, उससे तो मुझे भी डर लगता है कि ये शायद पार पे खुलेगा कि अबव पार खुलेगा। बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट हमारी बड़ी बहुत हो गई है लास्ट फ्यू इयर्स में, लेकिन फिर भी इतने पैसे भी नहीं आते फॉरेन इन्वेस्टर के, जैसे 3 बिलियन एक महीने में तो नहीं आते। तो ये पैसे इसी मार्केट के ऐसे स्टॉक्स बेचकर निकलेंगे, तो थोड़ा तो केयरफुल रहना है। इंडिया में स्वीट स्पॉट है कि आप 2-3 हजार करोड़ टाइप नंबर रेज करें तो वो IPO के बाद भी उसकी डिमांड रहती है। अगर आप IPO में ही 20-20 हजार करोड़ रेज करें तो बहुत बड़ा नंबर लगता है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन दिस इज अ नेगेटिव इन सम सेंस इन द शॉर्ट टर्म। यस, लेकिन ऑन दी अदर आप कह सकते हैं कि क्योंकि कई इतने ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इतने नए पैसे लेकर आ रहे हैं कि वो एक दो अपने, बिकॉज ये न्यू इन्वेस्टर्स, मिलेनियल इन्वेस्टर्स अपने टाइप के स्टॉक्स लेंगे। तो अगर उनको ये चीजें ज्यादा पसंद है और वो लें और 5-10% खोएं या बनाएं, it is not such a bad deal because it appeals to the new investors who are all coming, who are more tech savvy, younger and who go more online. तो ठीक है, अब हम पुराने लोग, हम तो आधी चीजें में से यूज ही नहीं करेंगे। जी। अच्छा अरोड़ा साहब, एक बाजार में बहुत जबरदस्त थीम चल रही है, हम लोगों ने इकोनॉमी के चक्के बहुत अच्छी स्पीड से चलते हुए दिख रहे हैं। रिवेंज शॉपिंग की बात हो रही है, होटल्स में जगह नहीं है, रेस्टोरेंट्स में हम लोग कतारों में खड़े रहते हैं। कोई यहाँ पर ऐसा सेगमेंट जहाँ पर 30 करोड़ 40 करोड़ जो मिडिल क्लास जनसंख्या है आपको आकर्षित करती हो, पिटे हुए स्टॉक्स जो आपको पसंद आते हो, कहीं यहाँ पर आपने कोई दांव खेला हो लॉन्ग साइड पर? तो जी इसमें क्या, अगर आप कहें ओपनिंग अप ट्रेड तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, आप सोच सकते हैं जो सेक्टर्स पहले बैडली हिट थे। तो लेट अस से एयरलाइन, हम एयरलाइन स्टॉक नहीं खरीदेंगे क्योंकि एक तो वो स्टॉक इतना गिरे नहीं, और सेकंड अब एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है तो और कंपटीशन आएगा, ऑयल प्राइसेस हाई है, तो वो आसान बिजनेस भी नहीं है। आप सेकंड थीम कह सकते हैं कि मूवी हॉल्स, कि ये बिल्कुल बंद बिजनेस थे और अब इनको जेन्युइनली ओपन हो रहे हैं, ये हम खरीदेंगे नहीं। ऑल्दो इनके पहले राउंड में इनका बिजनेस बहुत चलेगा क्योंकि हमारे हिसाब से ये सेक्टर अब डिसरप्ट हो चुका है। और एक पहले राउंड में आप 10 या 15 मूवीज एक क्वार्टर में दिखाएंगे तो उसमें से कोई 10 मूवी की सारे 10 की 10 मूवीज नहीं देखेगा। सब आदमी 2-3 मूवीज देख के कहेंगे कि उनकी इनिशियल जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो रिवेंज विजिट व्यूइंग करनी थी, वो हो गई। लेकिन उससे ज्यादा भी देखें, लेकिन ओवर टाइम दैट सेक्टर इज इन अ सेंस डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ OTTs। अब बचा रेस्टोरेंट्स, उसमें तो कोई खास लिस्टेड कंपनीज ही ज्यादा नहीं है, लेकिन हम वो पुरानी वाली हम रखते हैं क्योंकि एक उसमें फायदा ये है शॉप फूड मतलब ईटिंग में, कि अगर आप देखें कि इस समय शॉर्टेज हो रही है चीजों की जो बाहर से आती हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स है, जिसमें सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स है, कहीं कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आपकी ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, आपके पेंट हैं, ये 10-10, 15-15, 20-20% प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो आप क्या करोगे, आप मॉल जाके खाने तो खाओगे। तो हमारे को सर्विसेज वाली चीजें अच्छी लगती है, हमारे पास है वेस्ट लाइफ और हमें अच्छा लगता है जुबिलेंट, कि ये सर्विसेज में आप पैसे खर्चोगे क्योंकि सर्विसेज में वो लॉजिस्टिक्स इश्यूज नहीं है। और चौथा आप कह सकते हो होटल्स, कि लोग इसमें ज्यादा अगेन लोकल टूरिज्म करेंगे, लेकिन उसके बदले में फॉरेन ट्रैवल नहीं है। बट फिर भी हम उसमें देख रहे हैं एक दो स्टॉक्स, नॉट द बिगेस्ट स्टॉक, वो बहुत चल गया इंडियन होटल्स, वो नहीं, बट बाकी छोटों में ढूंढ रहे हैं एक आध अगर कोई मिले अच्छा। बट वैसे देखा जाए तो ओपनिंग अप थीम में इतनी चीजें लिस्टेड नहीं है कि आप बहुत बड़ा इसको गेम बनाएं अपने पोर्टफोलियो का।
चलिए अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आपको, परिवारजनों को, हीलियोस कैपिटल के सारे निवेशकों को CNBC आवाज की तरफ से दिवाली और आने वाले फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने चेताया है कि भाई एक्सपेक्टेशंस कम रखो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हम उम्मीद करते हैं 20-25% रिटर्न अगले साल भी हमारे दर्शक और निवेशक कमाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार।